What's up guys, I welcome you to the third part of this chapter which is Heritage of India. आज के हमारे इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट इंडिया, लैंड एंड पीपल। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जहां पे हम लोग सारी चीजें कंपाइल कर देंगे। इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस 2 वीडियोस, आई वुड रेकमेंड दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और द पिन्ड कमेंट, गो एंड सी द इनिशियल 2 वीडियोस एंड देन कम एंड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट? लेट्स बिगिन विद द चैप्टर राइट अहेड। इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट स्लाइड ओवर हियर, you'll realize that जो प्रिमिटिव मैन है, केव मैन, जहां से ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ, इट इज सेड टू बी दैट हिस्टोरियंस बिलीव कि इंडिया एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका ये 2 ऐसी जगहें हैं जहां से केव मैन का डेवलपमेंट शुरू हुआ। दीज आर द रीजन्स जहां से इवोल्यूशन ऑफ मैन ने एक्चुअली चेंज ऑफ फेजेस देखा। तो जैसे हम लोग सेपियन, होमोसेपियन की बात करते हैं, वो जो इवोल्यूशन ऑफ केव मैन हो चुका है, वो केव मैन का इवोल्यूशन हुआ है इन दीज 2 स्पेसिफिक सब कॉन्टिनेंट्स, राइट? अब जब हम लोग बात करते हैं खासतौर पे इंडिया की, और इंडिया क्यों हमेशा से एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी इन टर्म्स ऑफ आवर हेरिटेज एंड वी हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉस्परस कंट्री। हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंडिया को हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड इज मल्टीपल पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स केम टू आवर कंट्री एंड केम एंड एक्सपीरियंस नॉट जस्ट आवर ट्रेड, दे डिड नॉट कम एंड इंटरैक्ट विद अस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। उन्होंने यहाँ के लोगों से इंटरैक्ट किया, यहाँ का कल्चर उन लोगों ने समझा, एंड वो चीज से वो लोग काफी इम्प्रेस हो गए। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इंडिया हैज बीन अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर अ लॉट ऑफ फॉरेन ट्राइब्स। यहाँ की वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वैरायटी ऑफ कल्चर, एक्सेप्टिंग लोग, इन सब चीजों के वजह से लोगों ने चाहा कि हम इस कंट्री में आके बसना चाहेंगे, वी विल वांट टू कम एंड सेटल डाउन हियर। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इज पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज केम एंड रिसाइडेड इन आवर कंट्री, क्रिएटिंग अ कल्चरल कॉकटेल, राइट? ये आपको लिखना नहीं है, बट ये आपके रेफरेंस के लिए। जैसे कॉकटेल जब हम बनाते हैं तो मल्टीपल चीजों को मिक्स करके बनाते हैं, उसी तरीके से इंडिया, इस कंट्री के अंदर अलग अलग जगह से काफी लोग आए, अपनी संस्कृति वो अपने साथ लेके आए, और यहाँ के जो नॉर्मल कल्चर था उसके साथ उन्होंने एडजस्ट किया, अडेप्ट किया, एंड एज अ रिजल्ट हम लोग एक शेयर्ड कल्चर एक्सपीरियंस करने लगे, राइट? इन चीजों के बारे में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी थोड़ा बहुत चीजें पढ़ा था। इफ यू लुक फॉरवर्ड, हम लोगों को देखना है कि जो एंशिएंट इंडियंस हैं, हम ड्रेविडियंस को एंशिएंट इंडियंस के नाम से जानते हैं। सो दीज आर बेसिकली आर कोर नेटिव इंडियंस, बट उसके अलावा भी वी हैव गॉट अदर ट्राइब्स जैसे कि आर्यंस, नेग्रिटॉइड्स जिन्हें हम हब्सी पीपल भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉइड जिसे निषद भी कहा जाता है, एंड मोंगोलॉइड जिसे किरट भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 3 अदर ट्राइब्स विच इज एल्पाइन, दिनरिक एंड आर्मेनॉइड, बट इनकी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, इस वजह से उनको हम लोग एक ही कैटेगरी में क्लब करके रखा हुआ है, राइट? अब हम इन सारी की सारी ट्राइब्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। सो आवर प्राइमरी डिस्कशन इज गोइंग टू बिगिन विद निग्रिटॉइड्स, या जिनको हब्सी पीपल बोलते हैं। नाउ दीज आर द कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका कोर ओरिजिन अफ्रीका से है, बट वर्ल्ड ट्रैवल करते करते फ्रॉम अफ्रीका दे वेंट टू बलूचिस्तान, एंड बलूचिस्तान से वो इंडिया के तरफ आए, राइट? इनके अफ्रीकन ओरिजिन के होने के वजह से उनके कुछ फिजिकल फीचर्स में आपको अफ्रीका की सिमिलैरिटीज दिखेंगी, जैसे कि उनका ब्लैक कलर का स्किन कॉम्प्लेक्शन है, दे हैव कर्ली हेयर, एंड देयर हाइट इज ऑल्सो नॉट मच, उनकी हाइट भी 4 से 5 फीट के बीच में ही होती है। नाउ काफी ज्यादा हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं, दिस इज नॉट प्रूव्ड, बट अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव दैट दीज आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि ड्रेविडियंस ही इंडियंस है, बट ये लोग सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्राचीन ट्राइब है जो इंडिया में पाई गई थी। Alright, so this is exactly what you need to know about Negritoids or Hapsi people. Now Hapsi is a local name given by us, but Negritoids is the globally renowned category for this particular tribe of people. I hope ये चीज समझ आ रही है आपको। Moving ahead, we are going to discuss about Astraloid, जिसे हम निषद people भी कहते हैं। नाउ दीज पीपल, जैसे हम लोगों ने हब्सी में देखा था कि वो लोग अफ्रीकन ओरिजिन के थे, उसी तरीके से जो निषद कैटेगरी में जो लोग आते हैं, निषद ट्राइब के जो लोग हैं, दीज पीपल हैव एन ओरिजिन फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। अब इनके हमें कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में देख लेना है। जैसे हब्सी पीपल का भी एक फिजिकल फीचर्स के बारे में हमने देखा था, तो हर ट्राइब में यू आर सपोज टू रिमेंबर कि वो लोग आए कहाँ से, उनके फीचर्स क्या है, और कहीं ना कहीं उनके जीने का तरीका क्या था, वॉट वॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चर, ठीक है? तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी पॉइंट बीइंग कि उन लोगों का ओरिजिन कहाँ से। सो फॉर एस्ट्रोलॉइड और निषद पीपल, देयर ओरिजिन वाज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। These people have physical characteristics in terms of black skin, they have a broad head, flat nose and have a very short height,
राइट। कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटीज दिखेंगी टू अ लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उन लोगों का भी सिमिलर होता है, राइट। बट नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक स्किन इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू फाइंड। जब आप थोड़ा सा यू मे से यू कम टूवर्ड्स द साउथ यू सी ब्लैक स्किन, बट अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन काफी ज्यादा इंडियन ट्राइब्स हैं जो इन्हीं के तरह दिखती हैं, इन्हीं की तरह जीती हैं। दे शेयर अ कॉमन कल्चर। वो कौन से ट्राइब्स आपको इस फोटो के नीचे दिखेगा? सो वी हैव द कोल, द मुंडा एंड द खासी ट्राइब्स, द ट्राइब ऑफ निकोबार एंड द ट्राइब ऑफ म्यांमार। म्यांमार ऑफ कोर्स इंडिया में नहीं है, बट फिर भी ये सारे जो एरियाज हैं कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि सब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के काफी ज्यादा लोकल ट्राइब्स इनका कल्चर शेयर करते हैं। अभी जो एस्ट्रोलॉइड जो लोग हैं ना, दीज पीपल हैड अ वेरी रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ देयर ओन। वो लोग काफी स्किलफुल प्रजाति थे। नाउ व्हेन वी से दैट दे वर स्किलफुल, दे वर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड टू वेयर कॉटन क्लोथ्स। तो उन लोगों का वीविंग, थ्रेडिंग, टेक्सटाइल का अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें काफी अच्छी थी। मोर ओवर वो लोग क्ले के यूटेंसिल्स भी बनाया करते थे। सो पॉटरी, क्ले यूटेंसिल्स, इन सब चीजों में भी उनका स्किल काफी अच्छा था। मोर सो दीज पीपल वर सेट टू बी वेरी रिलीजियस मतलब बहुत धार्मिक लोग थे ये लोग। इन लोगों का भगवान में, यू मे से गॉड गॉडेसेस और रिचुअल्स में, रिलीजियस रिचुअल्स में, पिलग्रिमेज में, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में इन लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। नाउ एस्ट्रोनॉट्स को जो निषद जो नाम दिया है ना, ये नाम दिया गया है बाय द आर्यंस एंड दैट इज what you're supposed to remember with the perspective of a fill in the blank। तो आपको कोई fill in the blank में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ऑस्ट्रोलॉइड लोग हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के ओरिजिन वाले ट्राइब है, जो इंडिया में भी पाए जाते हैं, उनको निषद नाम किसने दिया? तो ये आर्यंस आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब, जिनको हम लोग एंशिएंट इंडियंस के नाम से भी जानते हैं। सो ड्रेविडियंस पीपल नॉर्मली कंसिडर देम टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, जो केवमैन के डिसेंडेंट्स है। स्टोन एज से वो यहाँ पे पाए जाते हैं एंड दे हैव ऑल्सो बीन द क्रिएटर्स ऑफ द मोहनजोदारो कल्चर, राइट। ये लोगों को कहा जाता है that these people had come from north and they were able to survive as a result of their richness in what sense? Their language, their culture and language के बदौलत they were able to sustain in this particular country and उसी के वजह से हमारा जो कंट्री का फाउंडेशन है of a very rich cultural heritage वो इन लोगों ने सेटअप किया है। अब ये जो ड्रेविडियंस लोग होते हैं ना, दे हैव अ मेट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। मेट्रियार्कल सिस्टम का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो एक फीमेल होती है। सो रैदर देन अ पेट्रियार्कल सिस्टम जहाँ पे मैन इज द लीडर ऑफ द हाउस, ही टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस, ऑन द कॉन्ट्ररी इन अ ड्रेविडियन फैमिली इट इज द वुमन ऑफ द हाउस हु टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस, राइट। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मेट्रियार्कल सोसाइटी दे वर ऑल्सो वेरी रिलीजियस एंड उनके रिलीजियस होने की वजह से हमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पता चले। जैसे वो पार्वती को मदर मानते हैं एंड ऑफ कोर्स पार्वती जी इज अ गॉडेस, वाइफ ऑफ शिवा, राइट। तो मदर एंड फादर बीइंग ट्रीटेड एट द रिस्पेक्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ये कॉन्सेप्ट हमें ड्रेविडियंस ने दिया, राइट। वो शिव भगवान को अपने पिता समान मानते थे और शिव भगवान खुद एक भगवान है, राइट। सो एज अ रिजल्ट शिव भगवान बीइंग कंपेयर्ड टू गॉड हु इज अ सिंबल ऑफ अ फादर, पार्वती जी a goddess compared to as a symbol of mother, right? उसके अलावा when we talk about being a religious society, they did not only worship god and goddesses but they were also lovers and worshippers of nature and animals, right? in terms of nature वो पहाड़ों के, जैसे हम लोग माउंट कैलाश पर्वत को बहुत ज्यादा पायस मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसका एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ड्रेविडियंस भी उसी तरीके से माउंटेन पीक्स, रिवर्स, इन सबको एक स्पेसिफिक रिलीजियस इंपॉर्टेंस देते थे, उनकी पूजा करते थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम पूजा और आरती की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट काफी ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम लोग धूप, दीप और आरती की भी चर्चा करते हैं। सो व्हेनेवर यू रेवर गॉड, जब आप भगवान की श्रद्धा करते हैं तो उसमें धूप, दीप और आरती करना जरूरी है। हम आज के तारीख में भी जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी आरती के थाली में भी यही सारी चीजें होती है, राइट। सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। ड्रेविडियंस में सिर्फ इतना नहीं है, दिस इज अ शॉर्ट नोट, तो इसके अलावा और भी पॉइंट्स है जो हम अगले स्लाइड में देख रहे हैं, विच इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। When we talk about the Dravidians were lovers of art, culture and language. Now when I say art, culture and language, इसका मीनिंग ये है कि वो लोग भी काफी ज्यादा स्किलफुल थे। इससे पहले हमने स्किलफुल कहाँ पे देखा? एस्ट्रोलॉइड्स लोगों में देखा था हम लोगों ने, ठीक है, निषद लोगों में देखा था। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रेविडियंस एंड देयर एसोसिएशन विद आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, these people had a very good natural skill of weaving, spinning, dyeing. Weaving, spinning and dyeing is all related to textile again.
तो आप ये टेक्सटाइल के अराउंड आप देख सकते हो कि ये तीनों स्किल्स एक साथ जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोट एंड राफ्ट बिल्डिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आज के तारीख में भी मोस्ट ऑफ द नेटिव ड्रेविडियंस लिव इन साउथ ऑफ इंडिया विच इज डेफिनेटली अ पेनिनसुलर एरिया, तो कोस्टल रेंज उनके पास काफी ज्यादा रहते हैं। एंड दीज पीपल आर ऑल्सो, द नेटिव्स वर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फिशरीज, वो फिशिंग करने जाते थे, तो बाई डिफॉल्ट उनको बोट और राफ्ट बनाना काफी अच्छे से आता था, राइट। सो दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड कि उनके पास कौन से स्किल्स थी, किस तरीके से आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म्स उनके कल्चर का एक अहम हिस्सा था। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, जितने भी हमारे साउथ ऑफ इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में जो मेजर लैंग्वेजेस हैं जिसके बेसिस पे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, वो सारे ही लैंग्वेज द्रविडियंस लेके आए थे, राइट। सो द तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड ऑल अदर डायलेक्ट्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस इन साउथ ऑफ इंडिया वर एसोसिएटेड विद देयर कल्चर, राइट। अब द्रविडियंस जो हैं ये नेटिव्स हैं, बट उसके अलावा आर्यन ये जो ट्राइब है, आर्यन ये जो रेस है, ये लोगों का भी द्रविडियंस के साथ एक खास इंटरेक्शन हुआ, राइट। नाउ इंटरेक्शन जब होता है दो कल्चर्स के बीच में, जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उनका एक दूसरे पे कुछ इन्फ्लुएंस होता है। नाउ बैक इन द डे काफी ज्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस हुआ करती थी, एंड जब इंटरकास्ट मैरिजेस होते हैं तो दो फैमिलीज एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, अपना कल्चर, अपना रिलीजन शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस के बारे में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, शेयर करते हैं वो अपना कल्चर। तो सेम वे आर्यन कल्चर जो था ना कहीं द्रविडियंस ने इंटरनलाइज कर लिया था। इंटरनलाइज करना मतलब क्या, उनके अच्छे गुणों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। तो आर्यन एक अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ आता था। आर्यन ट्राइब का अपना खुद का एक रिलीजन था, खुद का एक कल्चर था, बट वो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी थी उनके कल्चर में। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने उन चेंजेस को अपने कल्चर के अंदर इंटरनलाइज कर दिया। इस वजह से जब आप आर्यंस एंड द्रविडियंस को पढ़ोगे आपको काफी सिमिलर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट द्रविडियन डाइटीज वर एक्सेप्टेड बाय आर्यंस एंड रीएस्टैब्लिश्ड एज गॉड ऑफ कल्चर। अब जिस तरीके से आर्यन कल्चर को द्रविडियंस ने अपनाया था, उसी तरीके से द्रविडियन भगवानों को आर्यन लोगों ने अपनाया था। सो द आर्यंस ऑल्सो टुक बैक समथिंग फ्रॉम दिस इंटरेक्शन। What did they take back? They accepted the deities, भगवान की मूर्तियां, भगवान का रूप जो स्वरूप है वो उन्होंने अपने कल्चर में अपनाया एंड उनको रीएस्टैब्लिश किया एज गॉड ऑफ कल्चर। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। बट कहीं ना कहीं व्हेन वी टॉक अबाउट आर्यंस दे वर वेरी डोमिनेटिंग पीपल, एंड किसी भी डोमिनेटिंग इंसान के साथ आप एक हद से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आप अपने आप पीछे हो जाते हो। यही चीज द्रविडियंस ने भी एक्सपीरियंस किया। द्रविडियंस वर पीस लविंग, वेरी फाइन एंड पीस लविंग पीपल। उन्होंने सोचा कि आर्यंस के साथ लड़ने झगड़ने से अच्छा है हम लोग इस जगह को खाली कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट फ्रॉम नॉर्थ दे स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग साउथवर्ड्स। इस वजह से साउथ ऑफ इंडिया में आज ज्यादातर द्रविडियंस मिलेंगे आपको, और नॉर्थ इंडिया की तरफ अगर आप जाओगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ, वहां पे आप लोगों को आर्यन रेस का ओरिजिन मिलेगा। I hope ये point समझ में आ रहे हैं। Dravidians as a race is very important for you. You can be asked this kind of a question as a detailed answer for a 4-mark question. Alright, so please take care of this. Now we come to Mongoloids. When we talk about Mongoloids, these people have their origin in north of China. Now north of China से वो इंडिया कैसे आए उसका ट्रांजिशन हमें देखना है। So from China they came to Tibet and from Tibet they entered India. और जब इंडिया की भी बात करें, अगेन दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सो इंडिया के कौन से स्टेट्स हैं? असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में ही इन ट्राइब का, इन रेस का, इस कल्चर का एग्जिस्टेंस आज भी पाया जाता है, राइट। अब इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड अ येलो कॉम्प्लेक्शन। नाउ येलो कॉम्प्लेक्शन का मीनिंग ये है वो गोरे नहीं थे, बट उनकी स्किन की चमड़ी काफी पेल थी, because they're coming from an area which is extremely cold, right? And as a result they have a yellow complexion. इस yellow complexion के वजह से locally लोग इन्हें किराट नाम से भी बुलाते थे, right? So ये जो किराट नाम है, AKA का मीनिंग होता है also known as, right? When I say that they are also known as किराट, it means that as a result of their complexion हम लोगों ने उनको एक अलग local नाम दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अ वेरी फ्लैट फेस, जैसे सारे ज्यादातर चाइनीज लोगों का होता है। दे हैव चबी चीक्स एंड हैव आलमंड शेप्ड आईज, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लेक्शन, फेशियल फीचर्स, आईज, इन सब चीजों के बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं यू मे से मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज, ओके।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ एल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड। अब ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों का ओरिजिन सेंट्रल एशिया में है, एंड ये तीनों ट्राइब्स अपने अंदर अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं। इनके जो ओरिजिनल जीन्स है, जहां से इनका उत्पादन हुआ, एज इन द एरियाज फ्रॉम वेयर दीज पीपल स्टार्टेड टू इवॉल्व, दे हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, एंड दीज ट्राइब्स, इनके जो ओरिजिनल जीन्स हैं, वो अगर इंडिया में हम लोग देखने जाए तो इंडिया में कौन से जगह पे लोग बटे हुए हैं। सो इसको जो स्टेट्स आपको दिए हुए ना, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया इनटू 2 एक्सट्रीम पार्ट्स, तो आपको याद करने में आसानी होगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ आवर कंट्री, तो एक्सट्रीम वेस्ट में गुजरात, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र, ये 3 जगहों पे, सौराष्ट्र ऑफकोर्स अभी एज पर द पॉलिटिकल सेटलमेंट सौराष्ट्र गुजरात का ही पार्ट है, बट फिर भी व्हेन वी टॉक अबाउट द एंशिएंट टाइम्स, आज गुजरात के अंदर भी सौराष्ट्र की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, राइट। सो गुजरात, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र 3 वेस्टर्न एरियाज थे जहां पे ये 3 टाइप के ट्राइब्स के ओरिजिनल जीन्स पाए जाते थे। एट द सेम टाइम अगर हम लोग एक्सट्रीम ईस्ट की बात कर लें, सो वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ये 2 जगह है जहां पे आपको इन ट्राइब्स की सिमिलैरिटीज देखने मिलती थी। आई होप ये सारे ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें समझ में आ रही है, राइट। नाउ वी कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट, जैसे द्रविडियंस एक इंपॉर्टेंट था, वैसे ही हमारे लिए दूसरा जो एक ट्राइब इंपॉर्टेंट है वो कौन है, आर्यन ट्राइब, राइट। दिस अगेन काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, 2 स्लाइड में इसका डिस्कशन चलेगा, आपको सारी बातें समझ लेनी है, सारी बातें याद रखनी है, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आर्यंस, ऑफ कोर्स दीज पीपल आर इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ आवर कंट्री, ऊपर की तरफ, क्योंकि साउथ में तो कौन है, द्रविडियंस है, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आर्यंस है, एंड दे वर ऑफ कोर्स द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन, नो 2 थॉट्स अबाउट इट। खुद का नाम ही अपने सिविलाइजेशन के आगे वो लोग लगाएंगे, राइट। अब हिंदूज जो है ना, एंशियंटली जो ज्यादातर लोग हिंदू होते थे उन्हें हम लोग आर्यंस के नाम से जाना जाते थे, राइट। हिंदूज वर एंशियंटली नोन एज आर्यंस, एंड बिकॉज इंडिया हैज अ हिंदू मेजॉरिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया का नाम भी क्या पड़ा, आर्यव्रत पड़ा। यह हमने इंट्रोडक्शन सेशन में भी देखा था, राइट। नाउ आर्यव्रत जो है, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है जिसको हम लोग इंडिया के नाम से जाना चाहते थे, उसका एक्सटेंट क्या है वो हमें देख लेना है। सो इफ यू टॉक अबाउट द पोस्ट वैदिक पीरियड, इन द पोस्ट वैदिक पीरियड, आर्यव्रत या इंडिया का जो डेफिनेशन है, जहां पे आर्यंस का राज चलता था, दैट एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम मिथिला इन बिहार इन द ईस्ट टू विंध्याचल इन द साउथ। ठीक है, वापस क्या, मिथिला विच इज इन बिहार इन द ईस्ट टू विंध्याचल इन द साउथ, एंड ये जो एरिया था, इट इज ड्रेन्ड बाय 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स, एंड एज इट इज अ लैंड ऑफ 7 रिवर्स, इस रीजन को हम लोग सिर्फ आर्यव्रत नाम से नहीं जानते थे, इसको हम लोग सप्त सिंधु नाम से भी जाना करते थे। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट ट्राइब है हमारे लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, लिख लीजिए, सारी चीजें याद करनी है, ठीक है। नाउ इन कंपैरिजन टू ऑल अदर ट्राइब्स, दीज पीपल वर कंसिडर्ड टू बी मच मोर एडवांस्ड एंड मच मोर प्रॉस्परस। इन लोगों की बुद्धि, इन लोगों की जो कैपेबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा स्किलफुल थे, राइट। अब ये आर्यन ट्राइब का जो किंग था, किंग भरत, इस वजह से उनकी जो ट्राइब है उनका नाम पड़ा भरत कुल, राइट। एंड बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा रहा, इस वजह से इंडिया को हम लोग भारत भूमि, भारत खंड एंड भारत वर्ष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके जो आर्यंस के जो किंग थे, किंग भरत, उनका इन्फ्लुएंस इंडिया के कल्चर में बहुत ज्यादा रहा है, राइट। एंड दीज नेम्स हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड सिंस दैट एंशिएंट टाइम इन पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है। इफ यू लुक अहेड, आर्यंस वर नेचर लवर्स एंड वर्शिपर्स। नाउ व्हेन आई से नेचर लवर्स एंड वर्शिपर्स, इसका मीनिंग ये है कि जिस तरीके से हमने द्रविडियंस में भी देखा था, वो लोग भी नदियों के, माउंटेन पीक्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें पूजते थे। सेम तरीके से जब हम लोग आर्यंस की बात करते हैं तो वो लोग भी ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, विंड, सन, रेन, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ नेचर को वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम लोग रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन में हमारे प्रैक्टिसेस भी आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग श्लोकास या प्रेयर्स आज गाते हैं, आरती गाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिम्स बोलते हैं, जिनका हम लोग रिचाज नाम से भी जानते हैं। रिचा इज बेसिकली संस्कृत वर्ड फॉर हिम्स, प्रेयर्स, राइट। तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हिम्स बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स, श्लोक्स बनाए थे अराउंड द वर्शिप ऑफ दीज नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है। अब बिकॉज ये लोग इतने ज़्यादा भगवान के भक्त थे या इतने ज्यादा रिलीजियस थे, एज ए रिजल्ट उनके काफी ज्यादा प्रैक्टिसेस आज तक हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि रिसाइटेशन ऑफ वेदास, यज्ञ परफॉर्म करना, राइट, और काफी ज्यादा और रिलीजियस एक्टिविटीज जो आज हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं।
whom do we owe the respect to all of these things? The Aryans are responsible for bringing all of these practices of religion into our culture of India. I hope ये points आपको समझ में आ रहा है, right? अब ये जब चीज़ें हमने सारे ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ लिया, सो वी हैव टू रियलाइज दैट इंडिया में ना एक कॉम्पोजिट कल्चर है. कॉम्पोजिट का मीनिंग क्या? मल्टीपल कल्चर्स का एक अमेलगमेशन, कमिंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल कल्चर्स. एंड ये जो मिक्सचर है, जो कल्चरल कॉकटेल, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये कल्चरल कॉकटेल हमारे इंडिया को एक बहुत खास जगह देता है, बहुत प्रॉस्परस बना देता है, राइट? क्योंकि ये रिचनेस आपको बहुत जगह पे देखने नहीं मिलती. इंडिया में डाइवर्सिटी के वजह से, डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, माउंटेन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों से हमारे कंट्री में लोग आए. उन्होंने अपना कुछ छाप छोड़ा इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ द बिलीव्स, इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, ओवरऑल वे ऑफ लिविंग, राइट? और इस वजह से हमारे कंट्री के अंदर एक कॉम्पोजिट कल्चर बिल्डअप हुआ. अब इसके ये कॉम्पोजिट कल्चर लाने के पीछे इंटरकास्ट मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ बनी. रीजन बीइंग कि आज अगर दो ट्राइब्स एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही ट्राइब के अंदर वापस शादी करो. आज है ट्रेडिशनल कल्चर ऐसा विश्वास रखता है, बट उस वक्त भी उस जमाने के जो लव मैरिजेस हुआ करते थे, उस जमाने के लव मैरिजेस के वजह से आज हमें कॉम्पोजिट कल्चर देखने को मिलता है, राइट? एंड जितने भी फॉरेन ट्राइब्स आए, हमारे साथ इंटरेक्शन उन लोगों का हुआ, एज ए रिजल्ट कहीं ना कहीं वो इंडियनाइज होते गए. एंड इंडियनाइज का मीनिंग ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं, इन सब चीज़ों का उन ट्राइब्स के ऊपर, उन फॉरेन ट्राइब्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आया. जैसे आपने देखा था कि यहाँ के जो नेटिव्स थे उन्हें ड्रेविडियंस बोला गया था, बट जब आर्यंस आए तो उन्होंने हमसे रिलीजियस डाइटीज, गॉड ऑफ कल्चर इनहेरिट किया, अपनाया उसको. वही चीज़ यहाँ पे भी बोला गया कि जितने भी फॉरेन ट्राइब्स हमारे कंट्री में आए उनको कहीं ना कहीं हमने अपने तरीके से इंडियनाइज भी किया. अब जब हम देखते हैं कि इंडिया में इतना ज़्यादा शेयर्ड कल्चर है, इतना ज़्यादा कॉम्पोजिट चीज़ है, ये हमारे लिए एक प्राइड की बात है. वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, वी शुड बी प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. अब इंडिया के जो हमने इतनी सारी डाइवर्सिटी देखी ना, इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. कल्चर इंसानों का होता है और इंसानों की ही जिम्मेदारी होती है कि इस कल्चर के बारे में हम अपने आने वाले जनरेशन को भी कुछ बताएं, कुछ सिखाएं. तो उस चीज़ को करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राइट? अब इंडियन हेरिटेज हैज़ ऑलवेज बिन अट्रैक्टिव. हमारे इस अट्रैक्टिव नेचर की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्राइब्स हमारे देश में आए. वो काफ़ी आई कैची है, काफ़ी पिक्चरस्क्यू है. पिक्चरस्क्यू का मीनिंग क्या? अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला, राइट? तो जब हम लोग हमारे नेचुरल हेरिटेज की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर रिवर्स, आवर माउंटेन्स, आवर वाइल्ड लाइफ, वो काफ़ी पिक्चरस्क है, राइट? लॉट ऑफ पीपल कम इन टू आवर कंट्री टू एक्सपीरियंस दैट डाइवर्सिटी, राइट? अब ये जो हेरिटेज है, हेरिटेज हमारे कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्लोरी लेके आता है. ग्लोरी का मीनिंग क्या? रेप्यूटेशन एंड रिस्पेक्ट. इंटरनेशनली इंडिया को हम लोग बहुत ज़्यादा एक रिच कल्चरली एंड हेरिटेज से भरी हुई कंट्री के नाम से जानते हैं. और ये हुआ इस वजह से क्योंकि हम लोग वो हेरिटेज अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर पाए हैं और आगे भी करेंगे. बट वो चीज़ करने के लिए आज हमें इसका इंपॉर्टेंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने इसको प्रिजर्व नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो आने वाले जनरेशन हमारे इस रिचनेस का फ़ायदा कभी भी उठा नहीं पाएंगे, राइट? अब इंडिया का जो हेरिटेज है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है. जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुए, जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज हुए, इकोनॉमिक चीज़ें चेंज हुई, वी चेंज्ड आर. व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक चेंज, आप ये सोचोगे कि यार इकोनॉमिक चेंज का इस इंडियन हेरिटेज से क्या लेना देना. आप खुद सोचो कि पहले हम लोग फार्मिंग करते थे, फार्मिंग से हम लोग इंडस्ट्रीज पे आए. तो जब इंडस्ट्रीज पे आए तो हम लोगों ने कितने ज़्यादा फॉरेस्ट को तबाह कर दिया, कितने ज़्यादा माउंटेन्स को अपने नीड्स के लिए मॉडिफाई कर दिया. आज जो हिल स्टेशंस है वहाँ पे अपना खुद का एक इकोसिस्टम था, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको हमारे एंटरटेनमेंट के लिए वो जगह बना दी. हर जगह हिल स्टेशंस पे जाके हमने रिसोर्ट्स बना दिए. क्या इस इकोनॉमिक फील्ड के वजह से हमारे इंडियन हेरिटेज पे फ़र्क नहीं पड़ा है? डेफिनेटली पड़ा है, राइट? हमारी एक जिम्मेदारी है एज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज वी एंजॉय दिस रेपुटेशन. आज जब इंडिया के बाहर आप जाते हो, आपको लोग पहचानते हैं एज अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ कंट्री जिसका हेरिटेज रिच है. तो जब आपको उसका ग्लोरी मिल रहा है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस हेरिटेज को संभालो? इस वजह से ना हमारी एक जिम्मेदारी, इट्स अ मॉरल ड्यूटी, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी सिटीजन दैट हमें हमारे जो मेमोरियल्स हैं, हमारे जो प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसको बहुत कंजर्व करके रखना है. बट हम क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि पान के थूके हुए स्टेन्स हैं, बंटी लव्स बबली लिखा हुआ है. ये सब चीज़ें क्या हमें सूट करती हैं? डेफिनेटली नॉट.
अब कुछ चीज़ें लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे कि आप और मैं, हम लोग वो चीज़ें नहीं करेंगे। बट अगर ये चीज़ हम चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग ना करें तो इसे हमें कंपलसरी रूल बनाना पड़ेगा। हमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन में डाल के एक फंडामेंटल ड्यूटी बनानी पड़ेगी, राइट। तो वही चीज़ हमारे कंट्री ने भी किया। व्हाट डिड दे डू? Under the constitutional provisions, they created a fundamental duty in Article 51A, जहाँ पे 3 provisions है, provision 6, 7 and 9, 8 नहीं है, ध्यान रखना, 6, 7 and 9। अब ये हर एक provision जो है उसका अपने अपने अंदर एक point है जो इस कल्चर के preservation के अराउंड जुड़ा हुआ है। Under the provision 6 of the constitution, you should realize that it is every citizen's moral responsibility to know the importance of the culture and to preserve it। प्रोविजन 7 हमें ये बताता है दैट हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो हमारा कल्चर, हमारा नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है, उसके तरफ भी हमें थोड़ा सेंसिटिव बनना है। उधर जो नेचुरल लिविंग क्रीचर्स हैं, वाइल्ड लाइफ जो हमारा है, उसके तरफ हमें कंपैशन दिखाना है। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन 9 इट सेज दैट जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना है। किसी भी तरीके के पब्लिक वायलेंस में, पब्लिक आउटरेज में उसको जाके हार्म नहीं करना है। बहुत बार हमने देखा है कि जब राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का नाश विनाश कर दिया जाता है। बट ये हेरिटेज जो पहले से चलती आ रही है, हमारे कंट्री का एक वेल्थ है, इसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। सो वी हैव टू एंश्योर दैट जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उस चीज़ को हम लोग प्रिजर्व करें, मेंटेन रखें, ताकि इस हेरिटेज को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, right? So with that, we come to an end to this particular chapter. I hope you liked it, and we'll keep on meeting you for further more chapters. So stay tuned, stay subscribed, and if you like this content, share it with all the friends who can take benefit of this. All right? That's going to be all for today. Thank you so much.